Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to cover your physics chapter 6, that is electromagnetic waves and spectrum। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 6, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि लाइट कॉम्पोजिशन, वाइट लाइट का कॉम्पोजिशन क्या क्या है। ठीक है, वो जान लो। लाइट एनर्जी पहले क्या होता है, इट इज़ एन इनविजिबल एनर्जी विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड कॉजेस इन एज अ सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, तो आपको तो जैसे पता ही है कि लाइट एनर्जी एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि नेचर में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एंड इट कॉजेस अ सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब ड्यू टू दैट सेंसेशन ओनली वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वो जो लाइट हमारे आई को स्ट्राइक करता है, उससे जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, उसके कारण ही हम जो भी आसपास के ऑब्जेक्ट हैं उनको देख पाते हैं। ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय सेइंग व्हेन दिस इनविजिबल एनर्जी फॉल्स ऑन रेटिना इट एक्सेस, वही चीज़ दिया गया है। ठीक है, electromagnetic radiation are a kind of waves of energy whose wavelength may be as large as 1000 मीटर and as small as 10 to the power minus 13 मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, दे आर अ काइंड ऑफ वेव्स। वो एक काइंड के वेव्स है, किसके वेव्स है, एनर्जी के वेव्स है। ओके, एनर्जी के वेव्स है जो जिनका वेवलेंथ क्या हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि लगभग वो 1000 मीटर के लगभग वो बड़ा हो सकता है, और इतना छोटा हो सकता है कि लगभग वो 10 to the power minus 13 मीटर उसके बराबर छोटा भी हो सकता है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो किस टाइप का वेव हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच कैन एक्साइट आवर रेटिना हैव वेवलेंथ बिटवीन 8000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो जो भी कलर हम आसपास में देख पाते हैं वो सब कलर्स हमारे किस रेंज में आते हैं, 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज के, इसके बीच के कलर्स, इस रेंज के कलर्स को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ओके, बिकॉज इस रेंज के बीच में जो भी कलर आता है वही कलर सिर्फ हमारे रेटिना को एक्साइट करता है, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। If an electromagnetic wave of wavelength 8000 Armstrong excites our retina, then perception of color by our brain is darkest of red. Further, if the wavelength decreases to 7000 Armstrong, the perception of color is red, bright red. Okay, तो ये सब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आपको ये बॉक्स जो पूरा दिया गया है इसको आप लर्न कर लो कि रेड का क्या है, कौन सा रेंज है। 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉम तक का रेंज है रेड कलर का। ऑरेंज का है 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5920 एंगस्ट्रॉम तक। येलो का है 5920 एंगस्ट्रॉम से 5780 एंगस्ट्रॉम। ओके, देन ग्रीन का है 5780 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम। देन ब्लू का है 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4640 एंगस्ट्रॉम। इंडियो का है 4640 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। वायलेट का है 4460 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आप लर्न कर लो। ओके, बट मेनली आपका रेड और वायलेट इन दो पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम रेड और वायलेट कलर के ऊपर ही आते हैं। तो रेड का रेंज है आपका 8000 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम, और वायलेट का है 4460 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ओके, सो आपको पूरा बॉक्स ही लर्न करना है, बट मेनली आपको रेड और वायलेट पर ज़्यादा फोकस करना है। देन एंगस्ट्रॉम यूनिट एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिट बाय विच वी कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो भी वेवलेंथ है इस यूनिट के मदद से हम उसको मेज़र करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर विच इज इक्वल टू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1 एंगस्ट्रॉम हमारा किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर के बराबर होता है हमारा एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, then however it must be kept in mind that the effect of each wavelength is slightly different from the other wavelength. It is precisely for this reason that we have hundreds of shades of red color, some applies for the wavelengths of other colors. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हर एक वेवलेंथ का क्या होता है, जो भी उसका इफेक्ट होगा, हर एक वेवलेंथ का अलग अलग इफेक्ट होगा। ठीक है, और ड्यू टू दिस रीज़न ओनली कि हमारा रेड कलर है या जो भी कलर है उसका बहुत सारा शेड्स होता है। लाइट रेड हो जाता है, डार्क रेड होता है, ब्राइट रेड, ऐसे कितना सा शेड आ जाता है। एक ही कलर का कितना शेड अवेलेबल होता है, वो रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, ग्रीन हो, येलो हो, कोई भी कलर हो, उसका बहुत सारा शेड्स अवेलेबल होता है। क्यों, क्योंकि हर एक वेवलेंथ हर एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ फॉर दैट रीज़न ओनली वी गेट मैनी शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है,
फिर द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 बैंड्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो हमारा वाइट लाइट होता है उसमें 7 टाइप के बैंड्स ऑफ कलर्स होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के। वो क्या क्या है, वो आपका विबग्योर का होता है। ओके, विबग्योर दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ओके, विबग्योर होता है आपका, ठीक है। इनफैक्ट वेवलेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन। ओके, ये आपका ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। आप बस ये याद रखो कि जो वाइट लाइट में जो 7 बैंड्स ऑफ कलर्स है वो कौन कौन से हैं, विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स वाइट कलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट, जिनका वेवलेंथ अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट we can say that the wavelength of electromagnetic waves between 8000 angstrom and 4000 angstrom can excite retina। ये छोड़ो। हाँ, it is found that if the wavelengths of 2 different colors excite retina simultaneously, the optical message in the brain gets mixed up. This results in the perception of some other color। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसका मतलब समझो। क्या बोला है ये कि जब 2 अलग अलग टाइप का कलर एक साथ स्ट्राइक करेगा हमारा ब्रेन को, तो क्या होगा, वो मिक्सअप हो जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर फॉर्म होगा। ओके, जो हमारा परसेप्शन होगा वो कोई और कलर होगा। जैसे आपका रेड, सॉरी आपका ये ले लो, आप ले लो येलो और ग्रीन ले लो। अगर ये दोनों साथ में स्ट्राइक कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑरेंज कलर मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन ये जान नहीं पा रहा है कि कौन से कलर एक्चुअली मेरे को दिख रहा है। तो अगर ये दोनों साथ में स्ट्राइक करेंगे तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, उसके बाद जो कलर फॉर्म होगा हमको वही कलर दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपका होता है। नेक्स्ट, हाँ, और अगर 7 के 7 कलर का ये जो विबग्योर का 7 का 7 का एक साथ स्ट्राइक कर जाएगा आपका ब्रेन में, एक साथ स्ट्राइक किया तो वो सब मिक्स होकर क्या दिखेगा आपको, वाइट कलर दिखेगा। ठीक है, तो वाइट हमारा क्या है, वो एक टाइप का कलर नहीं है, इट इज़ अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑल द वेवलेंथ ऑल द बैंड्स ऑफ कलर स्ट्राइक एट वंस। जब सारा कलर आपको एक साथ स्ट्राइक कर देगा तो वो जो फॉर्म होता है वो आपका वाइट दिखता है, बट वो उसके बारे में आगे पढ़ोगे कि उसको कलर क्यों नहीं बोला जाता है। ठीक है, नो वेवलेंथ एंटर्स द आई, द रेटिना इज नॉट एज डार्क और ब्लैक। ठीक है, देखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वाइट एंड ब्लैक आर नॉट कलर्स एक्चुअली। White is a sensation when all the wave bands excite the retina. Conversely, black is a sensation when no wave band excite the retina. ठीक है, तो क्या बोला ये आपको कि white और black कलर है ही नहीं। एक्चुअली white क्या है, जब सारे वेव बैंड एक साथ मिलकर ब्रेन में स्ट्राइक करेंगे, हमारा रेटिना एक्साइट होगा, तो जो कलर फॉर्म होगा वो हमारा वाइट कलर फॉर्म होगा। और ब्लैक क्या है, जब कोई भी कलर हमारे रेटिना या ब्रेन को एक्साइट नहीं करेगा तो जो कलर फॉर्म होगा वो हमारा ब्लैक होता है। ठीक है, मतलब ब्लैक में हमारा कोई भी ये 7 में से कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है वो जिससे हमारा रेटिना एक्साइट हो, सो वी गेट टू सी ब्लैक कलर। It is a sensation produced in the brain due to the excitation of the retina by an electromagnetic wave of some particular wavelength. It must be remembered that color is a sensation produced in the brain and is not something else. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कलर क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ सेंसेशन। मतलब कलर हमारा क्या होता है, वो एक टाइप का सेंसेशन होता है जो कि हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ वो हमारा स्ट्राइक करेगा हमारे ब्रेन को, तो जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है वही कलर होता है। एंड हमको ये पता होना चाहिए कि कलर इज़ ओनली अ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ब्रेन एंड इज़ नॉट समथिंग एल्स। कलर हमारा कुछ भी अलग चीज़ नहीं, बट इट इज़ एक्चुअली द सेंसेशन विच इज़ प्रोड्यूस इन द ब्रेन व्हेन electromagnetic wave of some particular wavelength strikes the retina. Next, white light is a polychromatic light and has all the 7 wavebands present in it. ठीक है, तो white light क्या है, ये एक polychromatic light है। polychromatic light क्या होता है, जिसमें आपका बहुत सारे कलर्स मिक्स हो, मतलब मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स इज प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक। तो हमारा व्हाइट लाइट उसी टाइप का पॉलीक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि इसमें 7 के 7 वेव बैंड ऑफ लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट, अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कलर और 1 वेवलेंथ ओनली इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या होता है, एक लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कलर प्रेजेंट हो या एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट हो, उस टाइप के लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, अ लाइट विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स वेव बैंड्स इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें बहुत सारे कलर का मिक्सचर प्रेजेंट हो, मतलब लाइट विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स और वेव बैंड्स इज कॉल्ड अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, जैसे बहुत सारे कलर का मिक्सचर प्रेजेंट उस टाइप का लाइट को हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं।
अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूटन्स। न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? देखो हम इसको मैं अपने ओन लैंग्वेज समझाता हूँ, ये बुकिश लैंग्वेज को ठीक से समझ में नहीं आएगा। देखो न्यूटन ने क्या किया, उसने एक टाइप का प्रिज्म लिया और अपना विंडो के पास प्लेस किया। उसने विंडो को खोला, अपना विंडो को खोला और सनलाइट को अंदर आने दिया, ठीक है, अंदर आने दिया थ्रू द विंडो ऑफ अ डार्क एंड रूम। और रूम को पूरा डार्क एंड रखा था, लाइट वाइट नहीं चल रहा था, बिल्कुल रूम पूरा अंधेरा था। वहाँ पे एक प्रिज्म प्लेस किया, विंडो खोला, विंडो से सनलाइट को पास होने दिया। और क्या किया, वो जब बीम ऑफ लाइट पास हो रहा था, ठीक है, और वो बीम जब वो लाइट प्रिज्म में स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, उसने एक वाइट स्क्रीन रखा था, ठीक है। मतलब समझो कि आपका इधर से लाइट आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रिज्म है, देखो यहाँ पे आपका लाइट आ रहा है, प्रिज्म और यहाँ पे वाइट स्क्रीन प्लेस है। तो लाइट आया, प्रिज्म में स्ट्राइक किया, ठीक है। उसके बाद वो क्या देखा कि फाउंड दैट वाइट स्क्रीन में 7 कलर फॉर्म हो गए, 7 कलर रिजेंबलिंग द रेनबो फॉर्म्ड आफ्टर द रेन। किसके तरह दिखा, बिल्कुल उसको रेनबो, जो आफ्टर बारिश का जो रेनबो टाइप फॉर्म होता है उसी तरह का 7 कलर पूरा फॉर्म हो गए उस वाइट स्क्रीन में। सो इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि ये जो फेनोमेनन हुआ डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, इसको मतलब ये जो वाइट लाइट आया, जो सनलाइट आया, वो जो प्रिज्म में पास करने के बाद 7 कलर में स्प्लिट हो गया, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ओके, इस फेनोमेनन का डिस्पर्शन बोलेंगे। और उसका कलर ऑर्डर क्या था, उसका विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये उसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर था लाइट का, ठीक है। जो सनलाइट का जब वो प्रिज्म के पास में जो स्प्लिट हुआ तो इस ऑर्डर में ये स्प्लिट हुआ था, ओके, जिसको आप इजीली याद रख सकते हो बाय शॉर्ट टर्म विबग्योर, ठीक है। फिर द फेनोमेनन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन एंड द बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो फेनोमेनन को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, जिसके द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है उसके बाद वो सेवरल कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, उस फेनोमेनन को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। और जो बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म होता है वो, एंड द बैंड ऑफ कलर्स जो फॉर्म होता है, ये जो बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म हुआ है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ओके, इम्प्योर स्पेक्ट्रम और प्योर स्पेक्ट्रम, ये आपका आगे बताता हूँ। फर्स्ट देख लो कुछ इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशंस। डिस्पर्शन, द फेनोमेनन ड्यू टू विच पॉलीक्रोमेटिक लाइट स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स एंड पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन, जो कि अभी बताया। जब एक वाइट लाइट प्रिज्म से पास होगा और अपने क्या बोलते हैं आपके कंपोनेंट कलर्स, उसमें जो कलर्स मिक्स है उसमें स्प्लिट हो जाएगा, उस फेनोमेनन को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। फिर स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, जब एक बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म, अपना स्क्रीन में जो बैंड ऑफ कलर फॉर्म होगा आफ्टर द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन, जो बैंड ऑफ कलर फॉर्म होता है स्क्रीन में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर इम्प्योर स्पेक्ट्रम, अ स्पेक्ट्रम इन विच वेरियस बैंड्स ऑफ कलर्स हैव नो शार्प वेल डिफाइंड बाउंड्रीज बट मर्ज इन ईच अदर इज कॉल्ड एन इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मतलब देखो मैं बता रहा हूँ इम्प्योर स्पेक्ट्रम, देखो जैसे कि रेड और ऑरेंज हो गया, ये दोनों के बीच में कोई बाउंड्री फॉर्म नहीं हो रहा है, ओके, डायरेक्ट ये दोनों कलर अपना एंड में मर्ज होते हुए दिख रहा है, तो वो हो गया आपका इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब स्पेक्ट्रम जिसमें 2 बैंड ऑफ कलर्स है, उनमें कोई बाउंड्री फॉर्म नहीं हुई, वो दोनों क्या हो रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर प्योर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम विच वेरियस बैंड्स ऑफ कलर्स हैव शार्प वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड डू नॉट मर्ज इन ईच अदर इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम। और प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, 2 बैंड ऑफ कलर्स है, ये दोनों मर्ज नहीं हुए, देखो ये दोनों के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म हुआ है, जो कि डिस्टिंक्ट है, पूरा दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि एक बाउंड्री फॉर्म है, शार्प वेल डिफाइंड बाउंड्री हमको दिख रहा है, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम। और जो मर्ज हो जाता है उस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम, जो मर्ज नहीं होता है उस टाइप के स्पेक्ट्रम को, और जो बाउंड्री फॉर्म होता है उस टाइप के स्पेक्ट्रम हम प्योर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। देन एक्सप्रेशन डिस्पर्शन, ये आपका ज़रूरत नहीं है, बस एक टर्म याद रखो, रिफ्रेंजिबिलिटी क्या होता है, द एंगल थ्रू विच लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कैन डिविएट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड रिफ्रेंजिबिलिटी, ठीक है। तो कितना एंगल में एक लाइट जिसका कुछ भी पर्टिकुलर वेवलेंथ और डिविएट करेगा आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, उसको हम रिफ्रेंजिबिलिटी बोलते हैं। द एंगल थ्रू विच वाइट लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कैन डिविएट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड रिफ्रेंजिबिलिटी, ठीक है। तो रिफ्रेंजिबिलिटी क्या होता है, जब एक वाइट लाइट प्रिज्म में पास करेगा कि उसका कुछ भी वेवलेंथ हो, कितना ही पर्टिकुलर वेवलेंथ हो और कितना एंगल में वो डिविएट होगा, उसको हम रिफ्रेंजिबिलिटी बोलेंगे, ओके।
सो म्यू इसको आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. As the velocity of light is the least in case of violet and maximum in case of red in glass, therefore refractive index of red color in glass is less than that of violet color. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये इधर कि जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट लीस्ट है इन केस ऑफ वायलेट बट मैक्सिमम है इन केस ऑफ रेड, किसमें, ग्लास में. तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इन ग्लास इज लेस दैन दैट ऑफ वायलेट कलर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको काम आएगा. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लेस है तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा. और ये जो एक्सपेरिमेंट्स ये अगर पोर्शन में नहीं है, डिलीट हो गया है, तो इसको आप लीव कर दो. नेक्स्ट आ जाओ, इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है. ओके, सो इनविजिबल स्पेक्ट्रम, द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज डू नॉट एक्साइट द रेटिना हैंड हैंस आर नॉट विजिबल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इनविजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, और स्पेक्ट्रम का वो रीज़न जो कि हमारे रेटिना को एक्साइट नहीं करता है और वो हमको विजिबल भी नहीं होता है. ठीक है, तो उन सब को, उस रीजन को पूरा हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं. उस पूरा कलेक्शन ऑफ कलर्स और बैंड जो बोलो उसको पूरा हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलेंगे. फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बियॉन्ड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि हमारा रेड एंड हमारा क्या था, विवग्योर था. तो जो रेड है उसके बाद जो कलर्स आएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा उस बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम, उस बैंड ऑफ रेडिएशंस को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन. और जो भी स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा वो उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. उसका रेंज क्या है, देयर वेवलेंथ एक्सटेंड्स फ्रॉम 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻³ मीटर. ठीक है, तो उसका रेंज हमारा 8000 इंटू 10⁻10 मीटर से लेकर 8000 इंटू 10⁻³ मीटर तक. दिस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन अबाउट 1800. ओके, तो ये किसने डिस्कवर किया था, इसको विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था 1800 में. कैसे किया था देखो, मैं आपको बताता हूँ. उसने क्या किया, पहले तो एक ग्लास प्रिज्म लिया, उसमें वही 16 लाइट को पास किया प्रिज्म से. उसके बाद वो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड हो गए उस वाइट स्क्रीन में. तो ये तो न्यूटन का ही हुआ, बट उसने क्या किया, एक थर्मोमीटर लिया जिसका बल्ब जो होता है वो ब्लैक एंड था, पूरा ब्लैक करके उसको ब्लैक पेपर कोई ब्लैक चीज़ से कवर कर दिया था, ब्लैक एंड था. उसको धीरे धीरे वो सारे जो बैंड ऑफ कलर्स जो ऑब्टेन हुए थे उस पर लेके गया. पहले वायलेट पे, फिर इंडिगो पे, ब्लू पे, ग्रीन पे, सब जगह लेके गया. तो सब में थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर राइज होता रहा. वायलेट में थोड़ा राइज हुआ, फिर ब्लू में थोड़ा राइज हुआ, इंडिगो में थोड़ा राइज हुआ, ऐसे हर जगह थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर राइज होता रहा. बट जब उसने रेड कलर के आगे रेड तक लाया तो थोड़ा राइज हो गया, बट जब रेड के आगे ले गया तो टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा राइज हो गया. तो इसके कारण क्या प्रूव हुआ कि there is a region of electromagnetic radiation beyond red which produces heating effect but is not visible. इससे क्या प्रूव होता है कि रेड के बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो हमको विजिबल नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद ही लैंजली जो कि एक अमेरिका फाउंड दैट ग्लास अलाउज रेडिएशन अप टू 20,000 10⁻10 मीटर टू पास थ्रू इट. हाउएवर रॉक सॉल्ट कैन अलाउ द रेडिएशन ऑफ मच हायर वेवलेंथ टू पास थ्रू देम. तो उसने क्या पता लगाया कि जो ग्लास है वो सिर्फ क्या रेडिएशन को अलाउ करता है, कितना अमाउंट ऑफ 20,000 10⁻10 मीटर तक का रेडिएशन को अलाउ करता है पास होने को. बट जो रॉक सॉल्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन को पास करने का अलाउ कर देता है. So Langley used an arc lamp as a source of light and obtained a spectrum through a rock salt prism. He used a thermopile to detect infrared radiation. तो उसने भी यही एक्सपेरिमेंट किया, बट उसने क्या किया, आर्क लैम्प का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ दैट सनलाइट, एंड प्रिज्म की जगह उसने रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज़ किया, और थर्मामीटर की जगह उसने थर्मोपाइल का यूज़ किया. सेम एक्सपेरिमेंट दोहराया. ठीक है,
सो सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन क्या क्या सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन का? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी सब्सटेंस व्हिच रेडिएट्स आउट हीट एनर्जी इज सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हमको पता है कि जो भी सब्सटेंस हीट एनर्जी को रेडिएट आउट करता है वो क्या होता है, वो एक इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी वाले में ह्यूमन बॉडी हीट को रिलीज़ करता है, सो वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स है। तो छोड़ दो, आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? बीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। जो जैसे कि आपको पता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उस पर आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किसी का भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट, दे ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो उनका स्पीड क्या है, वो लाइट का स्पीड से ट्रैवल करते हैं जो कि है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। Next, they obey the laws of reflection and refraction. It is on account of this reason that parabolic mirrors or lenses can focus these rays. If the focusing is done on a piece of paper or cotton wool, it catches fire. तो ये क्या करते हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो भी लॉज है उनको ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो करते हैं। एंड इसी कारण जब हम पैराबोलिक मिरर्स या लेंस लेंगे और फोकस करेंगे इस रे को, इस वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फोकस करेंगे तो ये और नीचे कुछ भी चीज़ होगा उस पर आग लगने का चांसेस हो जाएगा। फिर द वेवलेंथ, इनका इसका रेंज तो पता ही है कि इनको वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 8000 × 10 मीटर से लेकर 8000 × 3 मीटर तक का रेंज है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाओ, देखा में डिटेक्टेड बाय थर्मोपाइल और थर्मोमीटर विद ब्लैक एंड बल्ब एज द प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो इनको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, थर्मोमीटर जिसका ब्लैक एंड बल्ब से लेकर डिटेक्ट करेंगे या थर्मोपाइल से लेकर डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर दे डू नॉट अफेक्ट ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म, हाउ स्पेशली प्रिपेयर फिल्म कैन रिकॉर्ड दैम। ये हमारा ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट नहीं करेंगे, बट स्पेशली फोटोग्राफ फिल्म आता है, पेपर फिल्म आता है, जिनको ये अफेक्ट करेंगे और हमको दिखेगा। फिर दे आर लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग मिस्ट एक्सेट्रा ओविंग टू देयर लॉन्ग वेवलेंथ। और ये ज़्यादा स्कैटर भी नहीं होते हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इनका आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, फॉर दैट रीज़न दे आर नॉट स्कैटर्ड ईजिली। फिर हाई डोज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन मे कॉज स्किन कैंसर। अगर आप ज़्यादा डोज में इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने बॉडी में लोगे तो इसके कारण आपका स्किन कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट, uses of infrared radiation. Since they produce heating effect, therefore they are used by doctors for therapeutic purpose. Patients with swollen joints, muscles, etc. feel relieved when exposed to this radiation. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो इसको कौन यूज़ करता है, डॉक्टर्स यूज़ करता है फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। जिनका स्वोलन जॉइंट्स होगा, मसल पेन होगा, कुछ भी होगा, तो उनको जब इन रेडिएशन जब उस पार्ट से पास कराया जाएगा तो उनको रिलीफ महसूस होगा। नेक्स्ट, as the radiations have a very long wavelength, they do not easily get scattered in fog or smoke, thus they can be used for taking infrared photographs with suitable photographic plates and filters in foggy weather. तो जैसे कि आपको पता है कि ये रेडिएशन का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं और ये जल्दी स्कैटर नहीं होते हैं, तो इनका यूज़ हो सकता है। फोटोग्राफी में इनका बहुत यूज़ हो सकता है, ठीक है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी में इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट, सिंस ऑल द हॉट एमिटर्स और इंफ्रारेड रेडिएटर्स देयरफॉर स्पेशली प्रिपेयर्ड डिवाइसेस कैन सी डार्कनेस। ये छोड़ दो, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, दे आर यूज इन सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर ट्रैकिंग एंड रेस्टिंग। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता, पॉइंट बड़ा है, आपको सिंपल लैंग्वेज समझ आता है, आप अपने खुद के लैंग्वेज में लिख लेना कि जब भी कोई मिसाइल या कोई प्लेन जब जाता है तो वो कुछ हीट एनर्जी को एमिट करता है, जिसके कारण जब कोई भी आपको एनिमी प्लेन को ट्रैक करना हो तो आप उस हीटिंग इफेक्ट को देख के जान सकते हो कोई भी एनिमी का प्लेन मेरे देश में आया था या कुछ ऐसे, वैसे आप जान सकते हो। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिजीज इन क्रॉप्स बाय मेजरिंग हीट रेडिएशन फ्रॉम क्रॉप्स विया सैटेलाइट। यू कैन फाइंड एनी चेंज इन द हीट रेडिएशन पैटर्न। तो ये क्या कर सकता है, जब प्लांट में कुछ डिजीज हो गया तो उसको भी ये पता लगा सकता है। कैसे, क्योंकि आपका प्लांट्स भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एमिट करते हैं, लेकिन अगर उसका भी कुछ पैटर्न होता है हीट एमिट करने का, लेकिन अगर वो पैटर्न में कुछ चेंज दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट एमिट कर रहा है, बहुत कम हीट एमिट कर रहा है, तो उसका मतलब वो प्लांट में कुछ ना कुछ डिजीज़ हो गया है, और ये आपका एक अर्ली वार्निंग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है कि ताकि उस क्रॉप को बचाया जा सके। नेक्स्ट आ जाओ आप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वायलेट कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। ओके, सो ये स्पेक्ट्रम कहाँ मिलेगा, ये आपका वायलेट कलर के नीचे जो भी स्पेक्ट्रम है, जो भी बैंड ऑफ वेवलेंथ है, वो उस बैंड ऑफ वेवलेंथ को हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जो कि रेंज है उसका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक का उसका रेंज है। और ये पोर्शन किसने डिस्कवर किया था, प्रोफेसर जे रिटर हैज़ डिस्कवर्ड दिस। कैसे, प्रोफेसर
क्या कर रहे थे, सिल्वर क्लोराइड को लेकर टेस्ट कर रहे थे, डिफरेंट स्पेक्ट्रल क्लास में सिल्वर क्लोराइड डाल रहे थे। तो क्या हो रहा था, सिल्वर क्लोराइड का पेपर जब वो डालते थे डिफरेंट कलर्स में विव्यूअर का, तो क्या होता, पहले वो जो होता था वो कलर चेंज करता था, बट वो वायलेट कलर के बियॉन्ड जब उसको पुट करते हैं तो पेपर क्या होता है, पहले वायलेट कलर में चेंज होता है, फिर ब्राउन, फिर अचानक वो पूरा ब्लैक हो जाता है। सो इसके कारण वो क्या कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि he concluded that there is a region of electromagnetic spectrum beyond violet which is invisible to the human eye but produce strong chemical effect in silver chloride. He named their rays in this region as chemical rays or actinic rays. Later on these rays were named as ultraviolet rays and the region containing these rays as ultraviolet spectrum. ठीक है, तो क्या कंक्लूड किए कि आपका वायलेट के बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और वो उनका भी एक रीज़न है जो कि हम ह्यूमन आई को इनविजिबल है, बट वो क्या करते हैं, वो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसमें, सिल्वर क्लोराइड में। एंड वो इस रीजन को क्या नाम किए थे, केमिकल रेज और एक्टिनिक रेज, इस रीजन का नाम रखे थे, जो कि अब हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। Further, it was found that glass absorbs this radiation to a considerable amount, but quartz does not. बाद में क्या पता चला कि ग्लास इस रेडिएशन को बहुत अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकता है, बट क्वार्ट्ज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, एनी सोर्स ऑफ लाइट एट टेम्परेचर ऑफ मोर देन 2500 डिग्री सेल्सियस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो कि आपका 2500 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा का टेम्परेचर का है, वो एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अच्छा सोर्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आज प्रॉपर्टीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एज सच आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स। नंबर 2, दे ट्रैवल वेलोसिटी, ये भी लाइट का वेलोसिटी ट्रैवल करता है, दैट इज 300 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इसका रेंज क्या है, 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 400 एंगस्ट्रॉम। नंबर 4 क्या है, ये भी अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉस को ओबे करता है। फिर आ जाओ नंबर 5, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड, बैरियम सल्फाइड, बैरियम प्लेटिनम साइनाइड एंड कोआइनाइड सल्फर सॉल्यूशन। ये क्या करता है, जिंक सल्फाइड या बैरियम सल्फाइड ऐसे ही कुछ सब्सटेंस फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लोरोसेंस क्या होता है, मीन्स जब भी कोई स्मॉल वेवलेंथ का लाइट आएगा उस पर स्ट्राइक करेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा लार्जर वेवलेंथ, मीन्स इट कन्वर्ट्स अ स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू अ लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट रिफ्लेक्शन के टाइम में ये स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट जब आया स्ट्राइक किया, फिर वापस जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो लार्ज वेवलेंथ तो बन के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। फिर नंबर 6, इट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट इन सिल्वर सोर्स, ये आपका सिल्वर सोर्स में केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर दे आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट ऑक्सीजन टू ओजोन, ये आपका एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर दिस रीजन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज हेल्थ हैजर्ड्स लाइक स्किन कैंसर इफ ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज टू देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या कर सकता है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप ह्यूमन बॉडी को एक्सपोज कर दोगे इसमें। ठीक है, फिर यूजेस क्या क्या है। नंबर 1, ultraviolet radiations when absorbed by the skin stimulate the body to produce vitamin D which is very good for the growth of strong bones and teeth। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करोगे, आपका स्किन एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत अच्छा है, इससे आपका टीथ स्ट्रॉन्ग होगा, बोन स्ट्रॉन्ग होगा ये, बट लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब किया तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैव लीथल इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दस दे आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। आपका ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लगभग मार देता है, इसलिए ये कहाँ पे यूज़ ज़्यादा होता है, आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रिंकिंग वाटर स्टेरिलाइज मतलब बैक्टीरिया फ्री करने में इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 3, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन घी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंस। आपका घी में एडल्ट्रेशन को जानने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ होता है, क्यों, बिकॉज इस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंस। नंबर 4, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड टू डिटेक्ट फॉर्जरी ऑफ चेक्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय प्रिपेयर बाय ओरिजिनल राइटिंग को इरेज करके। आपका ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या पे होता है, जो चेक्स वेक्स होता है उसमें अगर फॉर्जरी किया गया, मतलब ओरिजिनल साइन मिटा के नकली साइन या कुछ भी ऐसा किया गया तो उसको भी पहचानने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। नंबर 5, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज फॉर डिटेक्टिंग ओरिजिनल डायमंड्स एंड फेक डायमंड्स। और एक और कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग ओरिजिनल डायमंड और फेक डायमंड के बीच में जो फ़र्क होता है उसको पता करने में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ होता है। ओरिजिनल डायमंड अलग टाइप का दिखाएगा बिहेवियर और फेक डायमंड अलग बिहेवियर दिखाएगा, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड टू डिटेक्ट ओरिजिनल डायमंड्स एंड फेक डायमंड्स। नेक्स्ट, लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है। सो
आपका लाइट वेव्स क्या होता है, दे आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज हुआ है देख लो। रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इनविजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेडिएशन। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस ऑर्डर में आपका अरेंज्ड है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपका रेडियो वेव्स क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स एंड स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स 1 2 3 एक्सेट्रा, दे यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आपका वेव्स प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये आपका जो वैक्यूम ट्यूब में स्पेशल ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स होते हैं उसमें आपका प्रोड्यूस होता है एंड ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये रेडियो ट्रांसमिशन में आपका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेलीविजन वेव्स। द वेवलेंथ इज बिटवीन 1 मीटर टू 1 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस इन द सेम वे एज रेडियो वेव्स, दे आर यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन। इसका रेंज क्या है, 1 मीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक का रेंज है आपका टेलीविजन वेव्स का। और ये भी जिस वे से आपका रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होता है एग्जैक्टली द सेम वे टेलीविजन वेव्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड ये आपका यूज़ कहाँ पे होता है, टीवी ट्रांसमिशन में आपका ये वेव्स यूज़ होता है। फिर आता है माइक्रोवेव्स। द वेवलेंथ इज बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे एज रेडियो वेव्स, दे आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी, टेलीग्राफी एक्सेट्रा, दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड माइक्रोवेव ओवन्स। आपका माइक्रोवेव्स का रेंज क्या है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक का। और ये भी जिस तरीके से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होता है एक्जैक्टली सेम वे से माइक्रोवेव्स भी प्रोड्यूस होते हैं एंड ये आपका यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन टेलीग्राफ सब में आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेज। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एटम्स एंड आर यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस एंड इन हीट गार्डिंग मिसाइल सिस्टम, इंफ्रारेड फोटोग्राफी एक्सेट्रा। आपको जो इंफ्रारेड रेज है ये आपका कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल एटम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल अगर एक्साइट होगा तो आपका इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होते हैं। और ये कहाँ आप यूज़ होता है, ये आपका हीटिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है, मिसाइल में यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर विजुअल रेडिएशन, दे आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल टू अ वेरी हाई ऑर्डर, दे हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड अस। जो आपका एटम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसको अगर बहुत हाई ऑर्डर में आपका एक्साइट करेंगे तब आपका विजुअल रेडिएशन प्रोड्यूस होगा और ये आपका हेल्प करता है हमको आसपास के अपने ऑब्जेक्ट्स को देखने में। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट रेज। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल टू एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर, दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एज दे आर एब्जॉर्ब बाय द स्किन टू प्रोड्यूस विटामिन डी। जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज है ये भी आपका एटम का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर में अगर हम एक्साइट करेंगे तब आपका जाके ये प्रोड्यूस होता है और ये आपका फॉर्म यूज़ होता है आपका टीथ को स्ट्रॉन्ग और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में यूज़ होता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस विटामिन डी। नेक्स्ट है एक्सरेज। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड सडन एनिलेशन ऑफ हाई एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। तो अगर एक्सरे है ये आपका कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड सडन एनिलेशन ऑफ हाई एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये आपका मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है। देन आता है गामा रेडिएशन। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बाय सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, दे फाउंड यूज इन द क्योर ऑफ कैंसर। ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है एंड बाय द सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड दे फाइंड यूज इन द क्योर ऑफ कैंसर। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशन। दे कम फ्रॉम फार बियॉन्ड द सोलर सिस्टम फ्रॉम द कॉस्मोस इटसेल्फ, देयर सोर्स एमिशन नॉट वेरी क्लियर। जो का सेकेंडरी कॉस्मोस रेडिएशन है ये आपका कहाँ से आते हैं, कॉस्मोस से आते हैं और इसका सोर्स एमिशन अभी तक क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है, when incident light strikes a particle which has a diameter greater than the wavelength of incident light, then the incident light is absorbed by the particle and transmitted in all possible directions. This phenomenon is called scattering. तो आपका स्कैटरिंग क्या होता है, देखो जब एक इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगा एक पार्टिकल को जिसका डायमीटर जो है वो आपका लाइट का वेवलेंथ से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेगा वो पार्टिकल उस इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद उसको जितना भी डायरेक्शन पॉसिबल सब डायरेक्शन में स्प्रेड कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। इस फेनोमेनन को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके, सो व्हेन एन इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स अ पार्टिकल which has a diameter greater than the wavelength of incident light, the incident light is absorbed by the particle and transmitted in all possible directions and this phenomenon is called scattering. तो आपका ये कहाँ पे कॉमन एग्जांपल एक तो बताता हूँ, देखो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द स्काई अपीयर्स रेड, it is because during sunrise or sunset the light travels through maximum thickness of the atmosphere, thus not only violet, indigo, blue but even red color gets scattered. Since red color scatters closest to the eye, therefore it overrides other colors and hence the sky appears red.
जब आपका सनराइज़ या सनसेट का टाइम होता है तो आपका स्काई रेड कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आपका सनसेट हो रहा होगा या सनराइज़ होता है तो आपका लाइट जो है वो आपको बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर से पास होता है, क्योंकि तब तो आपका सूरज डूब रहा होता है तो आपका एटमॉस्फेयर बहुत थिक हो जाता है, जिसके कारण जो आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये येलो, ग्रीन, ये सब पास नहीं पास कर जाता है, सॉरी ये सब पास कर जाता है, बट जो रेड कलर है वो पास नहीं कर पाता है और वो स्कैटर हो जाता है पूरा। एंड आपका रेड कलर क्या है, वो आपके आई के सबसे ज़्यादा क्लोज है, एंड इसलिए ये भी एक रीज़न है कि आपका सबसे पहले आपको दिखता है। एंड देयरफॉर द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग। इसी के साथ आपका चैप्टर 6 ख़त्म। इजी चैप्टर है, आप पढ़ोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मार्क फेचिंग चैप्टर है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट है आपका साउंड, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका साउंड कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।